हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो है क्लास 7 का जो है चैप्टर 2, जो नए राजा और उनके राज्य। दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक का जो है मैं पढ़ाता हूँ आपको, जो कि यूपीएससी लेवल से लेकर हर शिक्षक वैकेंसी में पूछा जा रहा है। जो कि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, कहानी पढ़ा जा रहा है, उस कहानी में उत्तर क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है दोस्तों। इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक का जो है अब मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री जो है पूरा ख़त्म कर दूँ। तो दोस्तों चलिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों देखिए, पढ़ाई बोरिंग ही होती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। क्या अपने अंदर जो है जागृत करिए कि हम हर चीज़ सीखना चाहते हैं। दोस्तों नोट्स बनाइए, चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाला प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों के स्थान पर निर्धारित कीजिए और आप आज उन राज्यों को पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। दोस्तों देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और बुक्स आपके पास होगा ही। जो छोटे बच्चे हैं उनके पास बुक्स होगा, जिनके पास नहीं है सर, आप लोग कृपया करके इसको नेट पर सर्च कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय। ठीक, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जैसे कि इसमें देखिए दोस्तों, बताया गया है कि जो राजा थे पहले, वो आपको मालूम है कि पूरे देश में राजा राज्य करता तो है, मगर वो हर जगह जा नहीं सकता। इसके लिए पहले लोग क्या करते थे, जिनको आप कभी कभी सुने होंगे, जमींदार। ठीक है, जमींदार जो रखते थे राजा लोग। मगर अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें जो है सामंत के रूप में रखा जाता था। अगर उनका थोड़ा राज्य या शहर बड़ा होता था तो उनको महासामंत के रूप में, और अगर उनके पास ताकत या सैन्य शक्ति या जो पैसा है या राज्य बढ़ जाता था तो उसे महामंडलेश्वर के रूप में, मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है, और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। ठीक, वो बताते थे कि मैं जो है किसी का भी जो है गुलाम नहीं हूँ। ठीक, चलिए, इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों था, जिसकी शुरुआत में कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हृदय गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ जिसको कहते हैं, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये चित्र आप लोग देख लीजिए, जो कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु और नरसिंह अवतार में पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक, चलिए, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों अपनी राजाशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार
हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक, राज्यों में प्रशासन। हाँ दोस्तों, देखिए ये राज्यों में प्रशासन का क्या महत्व था उस समय। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों के स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक, इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर उन उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। दोस्तों उस समय देखिए बताया जा रहा है, कोई भी हो, पशुपालक हो, कारीगर हो, जो कि संसाधन का इकट्ठा किया जाता था और उनके उत्पादक का एक हिस्सा जो कि त्यागने के लिए कहा जाता था या कर के रूप में वसूला जाता था। अब देखिए 400 कर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे। मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर से ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि भी उल्लिखित मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि अब तो सरकार जो है आधुनिक हो गई है, तो आप जो है कोई भी सामान आप लेते हैं तो जीएसटी के रूप में कर वसूला जा रहा है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होते थे। दुर्ग, मंदिर आप समझ रहे होंगे, मंदिर, और दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग जो किला को चारों तरफ घेरा जाता था उसे दुर्ग कहा जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि का अनुदान। दोस्तों प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के रूप में सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। दोस्तों नागभट्ट के बारे में जान लीजिए। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति के रूप में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव सिंध जो है विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज
के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। दोस्तों, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों की अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये उस समय का जो है डॉक्यूमेंट्स था, जो कि आज हम लोग इंटरनेट के द्वारा और पेपर के द्वारा देखते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों में एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, भूमि के साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर यह चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों तो जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए। चलिए दोस्तों, और कैसे इस्तेमाल होता है इसके बारे में भी बताइए। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रश्न है आपके, जो इतना हमने आपको बताया उसमें से जो समझ में ना आया उसके बारे में पूछिए। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में एक बृहद जो कि संस्कृत काव्य भी रचा गया। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध, तो दोस्तों धन के लिए युद्ध उस समय भी हुआ करता था और आज तो बहुत होता है। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, तो कोई क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों व कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। जैसा कि हम देखते हैं, जो कि पृष्ठ नंबर 62 से 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर भी अपना सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों में भी अपना निशाना बनाते थे। जो कभी कभी अधिक संपन्न होते थे, वो अपना अध्याय 5 में इसके बारे में आप पढ़ोगे।
अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों सबसे प्रसिद्ध है जो 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गए उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के नाम वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल्बेरोनी जिसको कहते हैं अल्बेरोनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबों अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अल्बेरोनी ने इस त्योहार के लिए संस्कृत में विद्वानों को परामर्श दिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की यूरोप नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात में चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 जो कि 1192 जिसे सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराकर लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चोल राज से एक नज़र। दोस्तों ये चोल राज है, आप लोग यहाँ से एक नज़र देखिए। यहाँ पे उरैयूर, मदुरई, पांड्यन, गंगावदी, चोल, कोच्चि, नोला, मवादी, वनवासी, ओएगी, कातकीय, कंदम, बादामी। दोस्तों ये जी दक्षिण कलिंग ऐसे जो है जितने राज्य हैं ऐसे जितने जो राज्य थे वो आसपास सटे हुए थे। ठीक, अब देखिए उरैयूर के तंजाउर तक चोल वंश सत्ता के काम कैसे आया। ठीक, चोल वंश जो है सत्ता के काम कैसे आया। कावेरी डेल्टा और मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उस पर राज्य पर अपना क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण के उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए और राज जिसको कहते हैं प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। देखिए दोस्तों, जल सेना के बारे में भी आपको पता चल गया। और कौन बनाया था? ये राजेंद्र प्रथम ने। ठीक,
भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र था। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। मंदिर से साथ जुड़े हुए शिल्पकारों के लिए सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। देखिए, कृषि और सिंचाई। उस समय कृषि और सिंचाई कैसे होती थी इसके बारे में। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र ध्रुव देखिए, जो कि गौर कीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं और जिसके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे क्षेत्रों में कृषि से पहले विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। देखिए दोस्तों, चित्र 4, जो कि एक चोल कांस्य प्रतिमा है, ये कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है और इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 आपको पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, ये चित्रकला जो है कांस्य मूर्ति इसको कहते थे हमारे अतीत, जो कि चित्र 4 में आप देख लिए। ठीक है, और देख लीजिए ये दोस्तों, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में एक जल द्वार, जो कि हौज से नदी की शाखाओं में पानी का प्रवाह इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए, कई जगहों पर ऐसी फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे, कुछ अन्य जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई का काम योजना बहुत जरूरी होती थी। ऐसे में श्रम, संसाधनों व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। ठीक है दोस्तों, और साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आप लोग सिंचाई के बारे में पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों मैं छोटे छोटे में करके जो है टॉपिक में इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और बोरिंग आपको महसूस ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त सर्कल में इसको जो है फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।